गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आदेश नायक और मेरे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर इन्फो क्लब में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी द्वारा आयोजित सेकेंड स्टेज की परीक्षा CBT 2 के बारे में बात की थी और वहां पे बहुत संक्षेप में बात कर पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इस वीडियो में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर क्या होगा, किस भाग से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा भाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से कुछ प्रश्न मैंने पिछले वर्ष के पेपर से सीधे सीधे लिए हैं और कुछ अपनी तरफ से भी इसमें नए प्रश्न जोड़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। CBT 2 परीक्षा की तैयारी जो लोग बहुत धूमधाम से कर रहे हैं उनको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं उन प्रश्नों को रखते समय सिलेबस का बहुत ईमानदारी से पालन किया गया है। कोई भी प्रश्न इसमें सिलेबस से बाहर नहीं है। सिलेबस आप सभी ने देखा होगा और मैंने पीछे वीडियो में सिलेबस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस को एक बार बहुत गहराई से देखना बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। वो भले ही UPSC का एग्ज़ाम हो या फिर SSC का हो या रेलवे का हो। किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस ज़रूर ध्यान से देखिए कि वास्तव में इसमें पूछा क्या जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष के पेपर्स में कई बार ये देखा गया है कि कुछ सवाल, बहुत ज़्यादा संख्या में तो नहीं, पर 1, 2 या 3 सवाल रेलवे सिलेबस के बाहर जाकर भी पूछता रहा है। इस बार ऐसा होने की कम संभावना है क्योंकि रेलवे ने प्रश्नों की संख्या, प्रत्येक भाग से प्रश्नों की संख्या को निश्चित कर दिया है। पहले जो रेलवे का पेपर होता था उसमें अगर 100 प्रश्न पूछे जाने हैं तो कितने मैथमेटिक्स से होंगे, कितने रीजनिंग से होंगे, कितने क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होंगे, ये रेलवे इस बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं देता था और पेपर एक मिक्सअप करके और एक पेपर तैयार करता था। इस बार बिल्कुल क्लियर है कि 50 प्रश्न ही होंगे जनरल अवेयरनेस से और 35 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से होंगे। आइए बात करते हैं ये पेपर जो है, इसमें मैंने जो भी प्रश्न सम्मिलित किए हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हैं। जहाँ हिंदी में समझने में आपको परेशानी हो वहाँ आप इसका अंग्रेजी वाला भाग भी देख सकते हैं, उसी के ऊपर लिखा हुआ है। जो लोग अभी तक सोए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो CBT एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, अभी तो CBT 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग भी थोड़ा आप जाग जाएं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। और किसी भी परीक्षा के लिए समय का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी तैयारी शुरू करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटनी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सब एक ही बात है। अलग अलग विद्वानों ने इस घटना को अलग अलग नामों से बुलाया है। प्रश्न है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ये जो सिपाही विद्रोह है ये 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में। इसके तात्कालिक कारण भी थे, गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना अंग्रेजी शासन के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं उसी के विरोध के स्वरूप में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव कंट्री क्या होती है। एक ऐसा देश जो कार्बन डाइऑक्साइड का नगण्य उत्सर्जन करता है, वो कार्बन नेगेटिव हो सकता है। व्यवहार में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन ना करना ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में नेग्लिजिबल हो तो उसे कार्बन नेगेटिव कह सकते हैं और भूटान इसका उदाहरण है।
चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। चाइना विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का सर्वाधिक लगभग 27.8% के आसपास, और उसके बाद अमेरिका, और फिर तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। तीसरा प्रश्न है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कौन है वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? अगला और चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगों का संचार संभव है? तो यह आयनमंडल या आयनोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, ये जो वायुमंडल की परतें हैं, कई बार प्रश्न पत्र में इनका जो अंग्रेजी नाम है उसका ही उच्चारण लिख देता है, हिंदी नहीं लिखता। ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल नहीं लिखेगा, हिंदी में ही उसको ट्रोपोस्फीयर लिख देगा, एक्सोस्फीयर लिख देगा, आयनोस्फीयर लिख देगा, स्ट्रेटोस्फीयर लिख देगा। तो इनके हिंदी नामों के साथ साथ इनके अंग्रेजी नाम भी याद करके रखिए, वरना वहाँ फिर परेशानी हो सकती है। रेडियो का संचार वायुमंडल की आयनमंडल परत में संभव है, क्योंकि आयनमंडल अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रकाश संकेत का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश संकेत या ध्वनि संकेतों को पुनः प्राप्त करके रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाता है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेल का शुभंकर कौन है? वर्ष 2017 में CBT-2 की परीक्षा में जब मैंने अपना पेपर दिया था तो ये प्रश्न पूछा गया था। दुर्भाग्यवश मुझे इसकी जानकारी तब नहीं थी और ये मेरा गलत हो गया था उत्तर। इसका सही उत्तर है भोलू हाथी। भारतीय रेल का शुभंकर जो है वो भोलू हाथी है, जो एक ट्रेन गार्ड की तरह हरा सिग्नल दिखाता हुआ हाथ में लालटेन लिए खड़ा रहता है। उत्तर रेलवे का जो क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है जो चंदौसी में स्थित है, उसके कैंपस में ये बना हुआ है। वहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगता है दूर से, तो अगर आपको सौभाग्य मिलता है वहाँ जाने का तो इसे आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत आसान सा प्रश्न है, और इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या थॉमसन ने, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और इसमें कितने कूलाम का आवेश होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला और छठवां प्रश्न है, इफ़ पंचायत डिज़ोल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगन तिथि से 1 माह के अंदर, स्थगन तिथि से 2 माह के अंदर, स्थगन तिथि से 6 माह के अंदर, या स्थगन तिथि से 12 माह के अंदर। तो इसका सही उत्तर है स्थगन तिथि से 6 माह के अंदर। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, भारत में पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे के गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर इन रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के संबंध में GUI का क्या मतलब है? सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस भी पूछे जाएंगे, उसी का एक भाग है ये। कंप्यूटर के संबंध में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कहते हैं। अगला और 8वां प्रश्न है, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। VD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बनाया गया था। 1952 में इन्होंने इसे खुद ही ख़त्म कर दिया। VD सावरकर के बारे में भारत की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों में
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत मतभेद रहता है। भारतीय जनता पार्टी इनको महान क्रांतिकारी मानती है, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनको कायर और इस तरह के शब्दों से, कई बार इनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, रीअरेंजिंग द लेटर्स AKBLU वी गेट द कैपिटल ऑफ। AKBLU को इस तरह से रीअरेंज करना है कि इसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सके। AKBLU को जब व्यवस्थित करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड हमें जो प्राप्त होगा वो होगा काबुल। और काबुल किस देश की राजधानी है? काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति इस समय कौन है, ज़रूर बताइएगा। अगला और 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज। रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज, तो ये यहूदी धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा शब्द यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है और वो है तोरा। यहूदियों की जो धार्मिक भाषा है उसे इब्रानी या हिब्रू भाषा कहते हैं। यहूदियों का धर्म ग्रंथ जो है वो तनख है। तनख हिब्रू भाषा में लिखा गया है और इसे ही तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक आप सभी लोग जानते हैं, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक त्रिपिटक कहलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। 11वां और अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज PV सिंधु रिप्रेजेंट इंडिया। PV सिंधु किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? PV सिंधु भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन खेलती हैं। बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। PV सिंधु मूल रूप से आंध्र प्रदेश हैदराबाद की रहने वाली हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक दिए जा चुके हैं। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं PV सिंधु। अगला प्रश्न है, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द नंदा देवी पीक लोकेटेड। भारत के किस राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। अच्छा, ये चोटियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है ना, आप मैप से याद किया करिए। उसमें कई बार अगर और उच्च स्तर की परीक्षाओं में आप सम्मिलित होंगे तो उसमें बहुत सारी चोटियाँ दे देगा और उनको उत्तर से दक्षिण या इस तरह के क्रम में संजोने के लिए बोलेगा, वहाँ आपको समस्या हो सकती है। रेलवे इस स्तर का प्रश्न नहीं पूछता है। रेलवे बहुत आसान पूछता है और आपसे वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछेगा रेलवे, तो यहाँ ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, इनमें कोई समानता है? उस समानता ढूंढने के लिए कह रहा है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं सभी पर्वों का संबंध उत्तर भारत से, सभी पर्वों का संबंध फसल कटाई से, सभी पर्व जनवरी माह में मनाए जाते हैं, कोई समानता नहीं है। इसका आंसर है बी, सभी पर्वों का संबंध फसल कटाई से है। पोंगल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का पर्व है। बैसाखी पंजाब व हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, इसका संबंध भी फसल कटाई से है। लोहड़ी का संबंध भी पंजाब से है। और जो बैसाखी है वो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी होती है, ये भी एक नोट करने वाली बात है। 13वां और अगला प्रश्न है, लिक्विड ड्रॉप्स कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इट्स पार्टिकल एंड ऑक्युपाइज द मिनिमम पॉसिबल एरिया, दिस फिनोमिना इज नॉन एज। किस घटना के कारण द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करती है? इसका आंसर है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद जो है वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करती है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि जब किसी द्रव में या जल में सुई को कई बार डाल देते हैं तो वो डूबती नहीं है, तैरती रहती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव है। 14वां और अगला प्रश्न है, 14th क्वेश्चन है, यूनितार स्टैंड्स फॉर। तो इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने पहले भी बताया है कि सिलेबस में आपके कुछ एब्रीविएशंस पूछे जाएंगे, इस बात का जिक्र किया गया है और वही बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो ये यूनितार जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ट्रेनिंग एंड रिसर्च से संबंधित एक एजेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र बनाने वाले ने थोड़ा उच्च स्तर की सोच लगाई है। उसने WTO, WHO, ILO
जो लोकप्रिय हैं बहुत ज़्यादा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, उनके बारे में बात नहीं की है। यूनिटार इतना चर्चा में नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको पूछा गया है क्योंकि उसने सिलेबस में दिया है। और यहाँ एक चीज़ और बात नोट करने वाली है कि आप WHO, WTO इन सब के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से अध्ययन मत कीजिए। रेलवे की परीक्षाओं के संबंध में मैं कह रहा हूँ, बल्कि जितनी भी एजेंसियां हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल कर लीजिए। वैसा नहीं है कि आप WTA के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है आपने और यूनिटार के बारे में आप जानते ही नहीं हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके सिलेबस में सामान्य जानकारी पूछी जाने वाली है, सामान्य अध्ययन नहीं। सामान्य जानकारी और सामान्य अध्ययन में अंतर समझिए। सामान्य जानकारी ऐसे समझिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब होगा रामनाथ कोविंद। ये एक सामान्य जानकारी का प्रश्न है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्या हैं, भारत का राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, जब इन सब चीज़ों को बहुत आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो वो एक सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है। तो एक सामान्य जानकारी हमें हासिल करके रखनी है। ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसका संबंध एक भारतीय व्यक्ति से था। वर्तमान में भी हैं वो, निखिल सेठ जो हैं वो इसके प्रमुख हैं और वो एक भारतीय हैं। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। आखिरी और 15वां सवाल है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के CEO केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं श्री अमिताभ कांत। इसकी स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले योजना आयोग होता था, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नई जानकारी, कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।